हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है उसी का रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाई गई है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बिना देर के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। कौन से क्रम का है? तो 7वें नंबर का है। तो चेन्नई का जो राधा कृष्ण स्टेडियम है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। विजेता भारत है, तो भारत 4 बार इसका विजेता रह चुका है और उप विजेता है वो मलेशिया है। इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी है, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के ही सिक्किम के अंदर आयोजित 19वां सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला जी के द्वारा ही किया गया है। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलकर हैं। आगे देखते हैं फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेश को। मीरा पहल का संबंध किससे है? तो बाजरा से है। और श्री अन्न का उत्कृष्टता केंद्र है वो हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्पंज शहर योजना किस देश की है? तो चाइना की है। तो चाइना के अंदर ही जो विनाशकारी बाढ़ जो शहर है वो जलमग्न हो जाते हैं उसको रोकने के लिए ही ये योजना है वो शुरू की गई है। तो जो स्पंज सिटी योजना है ये 2015 के अंदर ये योजना शुरू की गई थी, जो कि मतलब वर्तमान में असफल हो गई है। इसके अंदर पानी के वितरण, जल निकासी व बेहतर भंडारण के लिए ही ये शुरू की गई थी और प्रकृति के अनुकूल ही आर्द्र भूमि, नहर, तालाब आदि के अंदर ही मतलब जो प्रकृति के अनुकूल ही होनी चाहिए ये चीजें भी, और जल भराव है वो कम हो, तो इसके लिए ही ये योजना है वो शुरू की गई है। ये 200 mm तक ही बारिश झेलने की क्षमता है, लेकिन जो भारी बारिश है उसको मतलब झेलने की क्षमता इसके अंदर नहीं है, तो इस वजह से ये योजना है वो असफल हो गई है। इस वजह से चर्चा के अंदर है। तो ये योजना चाइना की है, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन का सोंग हवांगो नदी को कहते हैं और एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है और यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे ही संगाई शहर है। तकला मकान मरुस्थल भी चाइना के अंदर ही है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पेप्सी को इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है। यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ में मिलकर ही विंड सर्फ फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो ब्रिटेन के साथ में मिलकर ही किया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप के कंपनियों की जांच के लिए ही किसकी अध्यक्षता के अंदर समिति का गठन किया है? तो अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता के अंदर ही किया है। आज मेरे आई फ्लू हो गया है और आज बड़ी मुश्किल से आपकी क्लास है वो लिख पाई हूँ और रिकॉर्ड भी बड़ी मुश्किल से ही कर रही हूँ, क्योंकि आंखों से दिख ही नहीं रहा कुछ भी। पर फिर भी सोचा है कि नहीं, क्लास तो भेजना है, तो आपके पास क्लास तो चाहे कुछ भी हो, क्लास तो डेली भेजेंगे, चाहे लेट हो जाए, पर क्लास तो आपके पास रोज आएगी। अब देखते हैं आगे। पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया है? तो आईएनएस विक्रांत पर। आईएनएस विक्रांत है, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो ये कोच्चि के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस भारतीय को यूके संसद ने ही सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया है। तो जो महिला आइकन अवार्ड 2023 है ये मायरा ग्रोवर को दिया गया है, जो कि एक लेखिका है और एक किस प्रकार के लेख लिखती हैं? तो ये मानसिक कल्याण से संबंधित लेख लिखती हैं। और किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो यूके की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा ही इनको ये पुरस्कार हो दिया जा रहा है। आगे देखते हैं अरुंधति रॉय, तो इनकी पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। आगे देखते हैं फर्स्ट RICS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो सुषमा रुणवाल को दिया गया है और ये रियल इस्टेट डेवलपर से संबंधित है, जो कि RICS मतलब किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो रियल इस्टेट डेवलपर के क्षेत्र के अंदर ही दिया जाता है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना है और सर्वाधिक जिले ये उत्तर प्रदेश में है 75, सेकंड स्थान पर मध्य प्रदेश है 53 और थर्ड स्थान पर राजस्थान है 50 जिले हैं। आगे है फ्रिंजक 23 अभ्यास का आयोजन, तो आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया है और ये भारत और फ्रांस के मध्य ही किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में ही देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। तो नवीन एंड नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जिसके द्वारा कि पवन ऊर्जा क्षमता के आंकड़े पेश किए गए हैं, इसमें विश्व का फर्स्ट स्थान पर चाइना है, सेकंड पर यूएसए है, थर्ड स्थान पर जर्मनी है और भारत फोर्थ स्थान पर है। तो भारत के अंदर ही 42.8 गीगावाट है वो पवन ऊर्जा की क्षमता है। अब देखते हैं कि जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर में पहले स्थान पर गुजरात, सेकंड स्थान पर राजस्थान और थर्ड स्थान पर कर्नाटक है। और जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर के अंदर ही पहले स्थान पर राजस्थान और सेकंड स्थान पर गुजरात है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा गांव है गुजरात के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री नेफू रियो बने हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से मीराबाई चानू को सम्मानित किया है और इनको ये सेकंड बार ये पुरस्कार दिया गया है। आगे और देखिए, भारत के अंदर वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां कितनी हैं? तो 6 हैं। 3 का दर्जा उठाया गया है, टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई की। तो शायद कल की क्लास 12 तारीख की क्लास थी, उसके अंदर मैंने ये टीएमसी की जगह शायद और कुछ ही लिखवा दिया था, तो वो उस क्लास को थोड़ी करेक्ट कर लेना, क्योंकि 3 राजनीतिक पार्टियां इनका दर्जा उठाया गया है, जिसमें एक तो तृणमूल कांग्रेस है और एनसीपी और सीपीआई का, और दर्जा दिया गया है आपको, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना है टीएमसी वाले को। आगे देखते हैं 28वें लेखा महानियंत्रक कौन है? तो एस दुबे हैं। सेवलोन स्वस्थ इंडिया ने ही किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो सचिन तेंदुलकर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग ने ही किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए ही नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? तो इसरो के सहयोग से ही। तो नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 ये इसरो तथा नीति आयोग का अटल नवाचार मिशन है, इसके सहयोग से ही ये शुरू किया गया है। तो जो स्कूली छात्र हैं उन जो कि 5वीं से 12वीं तक के छात्र हैं, उनके अंदर ही स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में ही क्या क्या समस्याएं हैं, वो समस्याओं का समाधान करना, नवाचार करना तथा ये सब रोबोट व्हीकल हैं, इन सब के बारे में ही बच्चों के अंदर ये जागरूकता फैलाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ हैं वो बीबीआर सुब्रमण्यम हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में हेड एस सोमनाथ हैं। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, आईएएफ के अंदर ही कमांड कॉम्बैक्ट यूनिट की पहली महिला अफसर शालिजा धामी हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह हैं। प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। और पहले भारतीय कौन है जिनको कि ये प्रिजर पुरस्कार दिया गया है? तो बालकृष्ण दोषी है, इनको हाल ही के अंदर पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौंडे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर ही। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो कृषि के डेटा हैं उनका उचित उपयोग करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं कितने हैं भारत में? तो 2 हैं। तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसका सूचकांक है निफ्टी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में की गई है और इसका सूचकांक है सेंसेक्स, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इनको रेगुलेट है वो किसके द्वारा की जाती है? तो सेबी के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। आगे देखते हैं, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहां पे स्थानांतरित की है? तो नूसंतारा में। उपराष्ट्रपति द्वारा ही विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी का लेखक कौन है? तो डॉक्टर करण सिंह है। लद्दाख के अंदर ही सेना की बटालियन कमांड संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो इनका नाम है गीता राणा। आगे है, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां पे स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देश का पहला यूनिटी मॉल कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर ही। इसके अंतर्गत ही एक जिला एक उत्पाद तथा जीआई टैग जो उत्पाद हैं, हस्तशिल्प उत्पाद, ये सब शामिल होंगे। 1 स्टॉप मार्केट स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जिले का एक उत्पाद होगा और उसके लिए एक शॉप होगी। अन्य राज्यों के जो फूड के लिए गार्डन वगैरह हर चीज की सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, माउंट मेरापी जिसमें हाल में विस्फोट हुआ है, तो कहाँ पे? इंडोनेशिया के अंदर है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार नाटू नाटू को दिया गया है। दुनिया की सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये सिद्धरमैया रेलवे प्लेटफॉर्म है कर्नाटक के अंदर ही। आगे देखते हैं, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ही व्यास सम्मान तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? तो मेघालय के अंदर ही। मेघालय के सीएम कोनरेड संगमा के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत ही 283 मेगावाट की मतलब बिजली की क्षमता होगी। 5 वर्ष के लिए ही 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और ये इसका उद्देश्य क्या है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा तथा बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसमें सब्सिडी के रूप में व्यक्तिगत परिवार को 70% सब्सिडी दी जाएगी और स्कूल, हॉस्टल या अस्पताल आदि के अंदर इसमें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। आगे देखते हैं, मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, नोक्रेक नेशनल पार्क है, चेरापूंजी मासीराम जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है, और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन ये शिलोंग के अंदर किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? उत्तराखंड में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है। स्विज फ्रॉम IQ एयर वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंदर ही दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये चाड है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। वन वेब के जो 36 उपग्रह हैं इनको इसरो के द्वारा ही LBM 3 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देश के पहले डाकघर का किताब किसे मिला है? तो कुपवाड़ा जो डाकघर है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये किशन गंगा नदी के किनारे ही है और अभी तक इसे अंतिम डाकघर का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब ये पहला डाकघर का किताब मिल चुका है इनको और ये LOC से पहला डाकघर है। आगे देखते हैं, मारी माटी मेरा देश अभियान है, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही चेनाब नदी पर इस अभियान को शुरू किया गया है और चेनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया है। यहाँ चेनाब नदी पर परियोजनाएं दुलस्ती और बगलिहार है। चेनाब नदी को वेदों के अंदर अश्कनी भी कहा जाता है। आगे है इंपॉर्टेंट फैक्ट, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है, आयोजन जोधपुर में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया है और भारत के द्वारा इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। आगे है, AI भाषा मॉडल नई पीढ़ी की GPT-4 की घोषणा है वो ओपन AI के द्वारा की गई है। सरस्वती सम्मान 2022 से शिवशंकरी को सम्मानित किया है सूर्यवंशम के लिए ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है और इसके अंतर्गत ही 10,000 प्लस स्टार्टअप का आयोजन किया जा रहा है। मतलब 10 कितना स्टार्टअप है? तो 10,000 प्लस स्टार्टअप है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन की सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा ही गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो शक्तिकांत दास को। जियो सिनेमा ने ही किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो सूर्य कुमार यादव को। किस राज्य में 19 जिलों की घोषणा हुई है? तो राजस्थान में। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अंदर शीर्ष स्थान अफगानिस्तान का है और भारत का 13वां स्थान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही मध्य प्रदेश के बड़तुमा में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी गई है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो हिस्ट्री का रिवीजन करते हैं इसमें मौर्य वंश पढ़ेंगे आज। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो शाही की स्रोतों में अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण और मुद्रा राक्षस हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, भवान स्तूप और गुफा हैं। अब इसमें मौर्य वंश के पहले शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनका शासनकाल है वो 322 से 298 BC तक का है और जैन ग्रंथ के अंदर ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। मुद्रा राक्षस और पुराण के अंदर इनको शूद्र कहा गया है। सेल्यूकस से युद्ध है वो 305 BC के अंदर ही लड़ा गया था और इनके द्वारा ही मेगस्थनीज को 500 हाथी व एक हेलेना से इनके द्वारा विवाह भी किया गया है। 298 BC के अंदर ही स्वर्ण बेलगोला के अंदर सलेखना या जो जैन धर्म की जो संथारा पत्ती है उसके माध्यम से ही इनकी मृत्यु भी हो गई है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के अंदर ही चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल हैं पुष्पमित्र, इनके द्वारा ही जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण भी करवाया गया है। तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो रुद्रदामन के जो गिरनार अभिलेख उसमें किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं बिंदुसार, तो ये अमित्र घात के नाम से भी जाने जाते हैं। जैन ग्रंथों के अंदर इनको सिंहसेन के नाम से जानते हैं और तक्षशिला विद्रोह के अंदर ही पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भी भेजा गया था, तो बिंदुसार के द्वारा ही भेजा गया है। सीरिया के शासक हैं एथेनिक्स से ही बिंदुसार के द्वारा 3 चीजें मंगवाई गई थी, सूखी अंजीर, अंगूरी मंदिरा और एक दार्शनिक। इनके द्वारा सूखी अंजीर और जो अंगूरी मदिरा है वो तो भेज दिया था, लेकिन एक दार्शनिक वो नहीं भेजा था। आगे देखते हैं
मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय के द्वारा ही फिलाडेल्फ्स डायनोसिस नामक राजदूत भी इनके शासनकाल के अंदर ही भेजा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका शासनकाल है वो 273 से 232 बीसी तक रहा है। और अशोक को उसके अभिलेखों के अंदर देवनाप्रिया, प्रियदर्शी आदि उपाधि से सम्मानित भी किया है। अशोक के नाम का उल्लेख है वो मांस की, गुजरा और नेटुर अभिलेख के अंदर मिलता है। इनका राज्याभिषेक 269 बीसी के अंदर हुआ है और इससे पहले ये उज्जैन के राज्यपाल थे। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के अंदर ही 261 बीसी के अंदर ही इनके द्वारा कलिंग पर आक्रमण भी किया गया था। अशोक शुरुआत के अंदर इन्होंने ब्राह्मण धर्म मतलब ब्राह्मण थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी बाद में बने थे। तो बाद में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ थे। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आप देखते हैं कि अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए ही बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं? लोमस ऋषि की गुफा, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी गुफा। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अशोक के बृहद अभिलेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है। और जो स्तंभ लेख है इनकी संख्या 7 है। तो दिल्ली के अंदर टोपरा, मेरठ, दिल्ली, इलाहाबाद, लोरिया, नंदगढ़ और रामपुरवा। तो ये इनके 7 दीर्घ स्तंभ लेख हैं। तो जो टोपरा और मेरठ है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दिल्ली लाए गए थे। रामपुरवा है ये बिहार के अंदर है। अब अशोक के शिलालेख देखते हैं। इनके 14 शिलालेख हैं। तो इनके अंदर किस किस का उल्लेख किया गया है इनके बारे में देखते हैं। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में पशु चिकित्सा व मानव चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी के बारे में उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेख के अंदर राजकीय अधिकारियों को ही हर 5वें वर्ष दौरा का आदेश दिया गया है। चौथे अभिलेख के अंदर ही धर्माचरण मेरीनाथ द्वारा ही दम का उद्घोष दिया गया है। 5वें में धम्म महापात्रों की नियुक्ति। छठे के अंदर ही आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7वें में सभी संप्रदायों के लिए ही सहिष्णुता की मांग। 8वें शिलालेख के अंदर अशोक के धर्म यात्राओं का उल्लेख। 9वें शिलालेख में धर्म समारोह की चर्चा की गई है। और 10वें शिलालेख के अंदर राजा व उच्च अधिकारी वह हमेशा प्रजा के हित के अंदर ही सोचे, ये इसका उल्लेख किया गया है। 11वें के अंदर धर्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें में सर्वधर्म संभाव की भावना तथा स्त्री महापात्रों पर भी चर्चा की गई है। 13वें के अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 14वें अभिलेख के अंदर अशोक जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो ये 14वें अभिलेख के अंदर बताया गया है। अब देखते हैं कि मौर्य प्रशासन के बारे में। तो मौर्य के अंदर प्रशासन में राजा है। राजा प्रशासन, सैनिक, जो न्यायिक प्रमुख है उनको राजा बोला जाता था। अमात्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। तीर्थ, शीर्षस्तंभ जो अधिकारी होता है उनको तीर्थ कहा जाता था। 7 अंग थे इसमें, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। समाहर्ता राज के कोषाध्यक्ष को कहते हैं। और जो सन्निदाता है ये राजस्व विभाग का जो मतलब प्रमुख होता है उसको सन्निदाता कहते हैं। पण्याध्यक्ष वाणिज्य से संबंधित है। अक्षपटालाध्यक्ष महालेखागार है। और पोतवा अध्यक्ष है वो माप तोल का जो अध्यक्ष होता है उनको पोतवा अध्यक्ष कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रख लीजिएगा। मैथ्स दी कॉलम के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से प्रांत थे मौर्य काल में? तो जो उत्तरांत प्रांत है इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी है। कलिंग की तोसली है। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी है। और प्राची की पाटलिपुत्र है। विषय, तो विषयवती प्रादेशिका 10 गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? तो गोप कहा जाता था। तो मौर्य वंश के अंदर जो 10 गांवों के समूह है उनको गोप कहा जाता है। ग्राम का मुख्य है वो ग्रामीण कहलाता था। नगर प्रशासन में मैगजीन के अनुसार ही 6 समितियां बताई गई है नगर प्रशासन के अंदर ही। आगे है कि मौर्य काल में समाज कैसा था? तो कौटिल्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ग बताए गए हैं। और मैगजीन के अनुसार दार्शनिक, किसान, कारीगर, सैनिक या बताए गए हैं। इस काल के अंदर स्त्रियों की स्थिति है वो ठीक थी। वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा भी कहा जाता था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था कैसी थी मौर्य काल में? तो कर संबंधी विषय देखते हैं। इसमें कर, सीता को राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहते थे। उपज का हिस्सा भाग, निष्काप्य तो निर्यात कर, हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर जो नगद रूप में जो कर लिया जाता था उसको हिरण्य कहा जाता है। सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंध। विष्ट निःशुल्क श्रम व बेगार है उसको विष्ट कहा जाता है।
क्षेत्रक स्वामी को कहा जाता है। उपवास काश्तकार या किसान को कहा जाता था। और सार्थवाह, ये अनाज से संबंधित जो व्यापारी होते हैं उनको सार्थवाह कहा जाता था। तो इनको याद रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल में मुद्रा, तो जो मौर्यों की राजकीय मुद्रा है वो पर्ण थी। मयूर, पर्वत, अर्धचंकर, छाप वाली जो आहत रजत मुद्राएं हैं वो भी इस काल के अंदर प्रचलित थी। और जो निष्क यानी सोने, तो सोने से बनी हुई जो मुद्राएं उनको निष्क कहा जाता था। कला से संबंधित तो दो प्रकार की कला, मतलब कला थी यहाँ पर, राजकीय और लोक कला। तो राजकीय के अंदर स्तंभ, गुहा और स्तूप बने हुए थे। और लोक कला के अंदर यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, मूर्तियां ये आदि थी। तो इनको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा।